नमस्ते पेरेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। आज बात करने वाले हैं उस फेज की जिसे हर एक ऑटिज्म मॉम या डैड गुजरता है, लेकिन शायद बात नहीं करता। वो फेज जो डायग्नोसिस के बाद शुरू होता है, कंफ्यूजन का, डर का, आंखों के सामने फ्यूचर के ब्लर हो जाने का। आज हम बात करेंगे ग्रीफ के स्टेजेस की, लेकिन इस कंटेक्स्ट में ऑटिज्म के डायग्नोसिस के बाद हमें समझना है कि ये गुस्सा, ये डिनायल, ये सैडनेस, ये सब क्यों आता है, और सबसे जरूरी, अगर आप ऐसे ही किसी इमोशन में फंसे हुए हो तो कैसे निकले, और अगर आप किसी ऐसे पेरेंट को जानते हो तो उनको सच में कैसे हेल्प करें। एज अ थेरेपिस्ट मैं ये सब बहुत बार देखा है। आज कुछ रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। जब भी हम किसी इमेजिन फ्यूचर, किसी ड्रीम को लूज करते हैं, हम ग्रीफ फील करते हैं। ऑटिज्म का डायग्नोसिस आता है तो साथ में टिपिकल चाइल्डहुड का जो ख्वाब था वो हिल जाता है। इसीलिए आगे की रिएक्शंस आती हैं, जैसे डिनायल। ये सबसे कॉमन स्टेज है। ब्रेन बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, डॉक्टर ही गलत है, या फिर वो बस थोड़ा लेट है, हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक बच्चे के पेरेंट्स जो है वो 6 महीने तक डिफरेंट डॉक्टर्स के पास घूमते रहे, ये सुनने के लिए कुछ नहीं है, बस स्पीच थेरेपी लगेगा। वो डायग्नोसिस की रिपोर्ट को भी छुपा देते थे। ये कोपिंग मैकेनिज्म है। पेन इतना ज्यादा है कि ब्रेन उसे फेस ही नहीं करने देता। नेक्स्ट है एंगर। जब रियलिटी थोड़ी सीपिन होने लगती है तो गुस्सा आता है। ये मुझे ही क्यों हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था, डॉक्टर्स ही कैपेबल नहीं है, या फिर स्कूल वाले कुछ नहीं समझते। गुस्सा गॉड पे, गुस्सा पार्टनर पे, गुस्सा खुद पे, गुस्सा सिस्टम पे निकलता है। रिया की जो मम्मा थी ना, वो बहुत चिड़चिड़ करती थी, स्कूल टीचर पे भी चिड़चिड़ करती थी, सारे लोगों पे चिड़चिड़ करती थी। उनको लगता था कि पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट है। नेक्स्ट स्टेज होता है बार्गेनिंग। यहाँ पेरेंट्स खुद से भगवान से डील करने लगते हैं। भगवान, मैं रोज पूजा करूंगा, 40 दिन का व्रत रखूंगी, बस मेरे बच्चे की ये बीमारी जो है वो चली जाए। कुछ लोग हर टाइप की थेरेपी, हर नुस्खा, हर मिराकल क्योर ट्राई करते हैं, स्पेशल डाइट्स, हेवी मेटल डिटॉक्स, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, ये सोच के कि अगर मैंने ये सब कर लिया तो शायद ये सब जैसे था वैसे हो जाएगा। इट्स अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू रीगेन कंट्रोल, टू फाइंड दैट वन थिंग दैट विल रिवर्स द डायग्नोसिस। मैं अब ज्यादा दान करूंगा, किसी की भी बहुत ज्यादा मदद करूंगा ताकि मेरा बच्चा इससे बाहर निकल आए। इट्स नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट अ हार्ट दैट जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ फ्यूचर इट डिडंट प्लान फॉर। नेक्स्ट स्टेप है डिप्रेशन। जब सारा फाइट खत्म हो जाता है तो एक भारीपन सा छा जाता है, नींद नहीं आती है, खाना पसंद नहीं आता है, लोगों से मिलने का मन नहीं करता है। ऐसे थॉट्स आते हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये स्टेज बहुत पेनफुल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, ये इमोशनल एग्जॉशन है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस का स्टेज। एक्सेप्ट करना, ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ ठीक है, मुझे ये सब पसंद है। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हाँ मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, अब इसके हिसाब से हमें आगे क्या प्लान बनाना है। ये एनर्जी डिनायल में नहीं बल्कि सिचुएशन से डील करने में लगाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशन डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बच्चे के प्रोग्रेस को। अगर आप डिनायल में फंसे रहोगे तो शायद अर्ली इंटरवेंशंस की विंडो जो है वो मिस हो जाएगी। जो थेरेपी टाइम पर शुरू होनी थी वो लेट शुरू होगी। अगर आप एंगर में रहोगे तो आप थेरेपिस्ट या फिर टीचर्स पे गुस्सा करते रहोगे, आपका सपोर्ट सिस्टम है वो वीक होता जाएगा। अगर आप डिप्रेशन में होंगे तो आपके पास एनर्जी ही नहीं होगी डेली थेरेपीज या फिर बच्चों के सेशंस के लिए। बच्चा भी आपकी एनर्जी को फील करता है, वो भी विड्रॉन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपका काम फोकस्ड प्रेजेंट होना आपके बच्चे की लर्निंग की सबसे बड़ी थेरेपी है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब आप अपनी सारी एनर्जी बच्चे की हेल्प करने में लगाते हैं, ना कि इमोशन से लड़ने में। अब आते हैं सबसे टफ पार्ट पे कि हेल्प कैसे करें। कन्फ्रंट मत करो, कनेक्ट करो। उनसे मत बोलो कि तुम देख नहीं रहे हो क्या, बोलो मुझे भी बहुत डर लगा था पहले, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। उनकी फीलिंग्स को आपको वैलिडेट करना है। फ्यूचर पर फोकस ना डालो बल्कि प्रेजेंट पर फोकस लाओ। उनसे मत बोलो कि अगर आज थेरेपी नहीं करोगे तो कल क्या होगा, बोलो चलो आज इस गेम को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इससे क्या होता है। प्रेजेंट मोमेंट की छोटी छोटी खुशियों की तरफ फोकस आप शिफ्ट कर सकते हैं। व्हाट इफ से व्हाट इज पे आओ। उनकी
क्या अगर नॉर्मल हो जाए की सोच को अब इस सिचुएशन में बेस्ट क्या है की सोच पे लेके आओ, उनके साथ बैठे, प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस करो। चलो कल थेरेपिस्ट से मिलते हैं, बस बात करते हैं। सेकेंडरी केयर गिवर्स का रोल जो है, नाना नानी, दादा दादी, फूफा, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप भी, हाँ शायद कुछ है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ग्रैंड पेरेंट्स से कहना कि आपके जमाने में इसका नाम नहीं था, लेकिन आज उसके पीछे साइंस है। आपके प्यार की जरूरत है, डाउट की नहीं। उनको भी एजुकेट करो। अगर आप खुद एक ऑटिज्म पेरेंट है और आप किसी नए पेरेंट की हेल्प करना चाहते हैं तो ये करें। बहुत ज्यादा उनको एडवाइस मत दो, उन्हें पहले फील करने दो। बस बोलो कि मैं हूं यहाँ, तुम जो भी फील कर रहे हो ठीक है। प्रैक्टिकल हेल्प दो, एडवाइस देने से ज्यादा अच्छा है हेल्प करो। बोलो कल मैं तुम्हारे बच्चे को पार्क लेके जाती हूँ, यू कैन रेस्ट फॉर सम टाइम। आप उनके बच्चे की तारीफ कर सकते हो। किसी भी पेरेंट को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई उनके बच्चे की अच्छाई देखे। आप बोल सकते हो वाह कितनी डिटेल में इसने ये ड्राइंग बनाई है, या फिर देखो ये कितने अच्छे से पजल सॉल्व कर रहा है। उन्हें बताओ कि वो अकेले नहीं है। अपनी शुरुआत की कंफ्यूजन उनसे शेयर करो। बोलो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी रोई थी, पर देखो आज हम यहाँ पे हैं। होप दो, लेकिन फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं। तो पेरेंट्स, ये इमोशनल जर्नी टफ है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ये सारे इमोशंस नॉर्मल है, इनमें फंसना भी नॉर्मल है, लेकिन रुकना नहीं है। अपने लिए हेल्प मांगो, थेरेपिस्ट से, सपोर्ट ग्रुप से। अपने पार्टनर से बात करो, खुद पे एहसान करो। एक्सेप्टेंस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, रोज थोड़ा थोड़ा। और जब आप अपनी हीलिंग की तरफ कदम बढ़ाओगे ना केवल आप खुश रहोगे, बल्कि आपका बच्चा भी अपनी पूरी पोटेंशियल दिखा पाएगा। अगर लगे कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे था। थैंक यू।